जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, हम भी गर चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। साथियों, हमारा समाज आर्थिक आधार पर 3 वर्गों में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो हमारे समाज का जो तथाकथित उच्च वर्ग है, जिसको कि पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, इस वर्ग के लोगों की संख्या हमारे देश में मात्र मुट्ठी भर है, लेकिन इनके पास देश की अधिकतम पूंजी है। यानी देश के संसाधनों पर, देश की संपदाओं पर मैक्सिमम कब्जा इन्हीं मुट्ठी भर लोगों का है। और ये उच्च वर्ग के लोग ऐसे हैं कि इनके पास रोजी रोटी से लेकर के ऐशो आराम तक की सारी वस्तुएं, सारे संसाधन इनको सहज ही उपलब्ध हैं। इनके पास गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज़ें हैं। यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, वो सब इन्हें मिले हुए हैं, सब इनके पास हैं। और केवल सब इनके पास ही नहीं है, बल्कि इनका अतिरेक है इनके पास। अच्छा, तो ये जो उच्च वर्ग है हमारे समाज का, इसके पास आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम विचार करते हैं तो सारी चीज़ें हैं, सारे संसाधन हैं, ठीक है। लेकिन हमारे आप जैसे जब विचार करते हैं, इनके लाइफ स्टाइल को रीड करते हैं, इनके कार्य व्यवहार को देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ की इनके अंदर कमी नज़र आती है। और वह कमी है संवेदना की। इनके पास ऐसा नहीं कि संवेदना है ही नहीं, संवेदना है, लेकिन वह संकुचित रूप में है। इनकी दृष्टि इतनी संकुचित हो चुकी है कि ये अपने स्वार्थ के अतिरिक्त कभी समाज को नहीं देखते। यहाँ मैं आपसे इतना और जोड़ना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग के जितने भी लोग हैं सब ही ऐसे हैं, लेकिन 99% से अधिक लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे कि जो परम स्वार्थी हैं और समाज, देश, दुनिया के प्रति जो उनका दायित्व है, जो कर्तव्य होना चाहिए, उसको भूल चुके हैं। वो अपने स्वार्थ और अपने ऐशो आराम में इतने मस्त हैं कि किसी और के बारे में वे सोच तक नहीं सकते। आप यहाँ याद कीजिएगा, स्मरण हो आता है प्रेमचंद जी की उस महान कहानी का, मंत्र का। और मंत्र कहानी का जो डॉक्टर है, डॉक्टर चड्ढा, उसकी याद यहाँ बरबस आ जाती है कि ऐसे स्वार्थी और आराम पसंद लोग इस समाज में भरे पड़े हैं और इसी वजह से हमारे समाज और देश की दुर्गति हो रही है। तो इस उच्च वर्ग के पास संवेदना और संकुचित दृष्टि ये पाई जाती है। यानी इनके पास संवेदना और दृष्टि वो संकुचित रूप में पाई जाती है। ये परोपकार की भावना से रहित होते हैं, जो कि मानवता और इंसानियत के लिए सबसे पहली ज़रूरत है। तो इन चीज़ों की यहाँ कमी होती है। इसीलिए हमारे विचारकों ने, हमारे कवियों ने बार बार कहा है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो इनका बड़प्पन मात्र इनके लिए है। फिलहाल ये हमारे वर्तमान समाज के एलीट ग्रुप में आते हैं, पूंजीपति वर्ग में आते हैं, उच्च वर्ग में आते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे समाज का दूसरा वर्ग है, जिसको कि मध्यम वर्ग कहा जाता है, इनकी संख्या पूंजीपतियों या उच्च वर्ग के लोगों की संख्या से कहीं बहुत अधिक है। और हमारे समाज के इस मध्यम वर्ग में छोटी मोटी दुकान, छोटा मोटा व्यवसाय, कुटीर उद्योग करने वाले और समूह खा गा घा आदि में आने वाले कर्मचारी गण आते हैं, जो सुबह से अपना काम धंधा आरंभ करते हैं, शाम को अपने
वतन यानी अपने आवास पर पहुंचते हैं। और इनकी जो दिनचर्या है उसमें एक रास्ता है जो कि काफ़ी हद तक उबाऊ भी है। फिलहाल इनका जीवन भी एक औसत दर्जे का है और ठीक ठाक कट रहा। हाँ, इनके पास यानी समाज का जो मध्यम वर्ग है उसके पास उच्च वर्ग की अपेक्षा संवेदना और इनकी जो सोचने की दृष्टि है उसका विस्तार उच्च वर्ग की अपेक्षा और अधिक है। यानी इनका जो कुछ सोचना है, जो कुछ कार्य व्यवहार है वो खुद के लिए तो है ही, साथ ही साथ वह अपने आसपास के लोगों और समाज के प्रति भी सोचने वाले होते हैं। इनके पास उतना सोचने का अवसर होता है, मात्रा होता है और उतनी इंसानियत इनके अंदर होती है। यानी मध्यम वर्ग कहीं न कहीं इंसानियत और मानवता के लिए निश्चित रूप से उच्च वर्ग की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। और साथ ही तीसरे नंबर पर हमारे समाज का जो निम्न वर्ग आता है, जिसके पास न तो पूंजी है और ना संसाधन है। तो ना पूंजी ना संसाधन होने के कारण हमारे समाज का जो निम्न वर्ग है वह अभावग्रस्त जीवन जीता है। पहले से वो जीता रहा है अभावग्रस्त जीवन, आज भी जी रहा है। और यदि स्थितियां परिस्थितियां नहीं बदलती हैं तो आने वाले दिनों में यानी भविष्य में भी उसकी लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो जो हमारे समाज का निम्न वर्ग है उसकी संख्या देश में सर्वाधिक है। और जो निम्न वर्ग है हमारे समाज का उसके अंदर संवेदना इतनी गहरी और व्यापक पाई जाती है कि वह केवल अपने देशवासियों को ही नहीं बल्कि दुनिया के समस्त लोगों, समस्त प्राणियों को अपना सगा संबंधी मानता है, उनसे जुड़ाव महसूस करता है। इंसानियत और मानवता की अगर बात की जाए तो इस निम्न वर्ग के पास सर्वाधिक आपको नजर आएंगी। ये सुबह अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता है और शाम को वापस अपने बीवी बच्चों यानी परिवार में आता है और पूरे दिन की कमाई जो इसकी रहती है उसे अपनी साग भाजी और दाल रोटी की व्यवस्था करके वो वापस आता है। इसके पास बैंक बैलेंस रखने के लिए कुछ नहीं होता। जो कुछ दिन भर कमाता है शाम को वह पेट पूजा के निमित्त जितनी भी सामग्रियां होती हैं उनमें सारा का सारा दिन भर का क्या किराया सब व्यय हो जाता है। तो इस निम्न वर्ग के लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत ही चिंतनीय, सोचनीय है, विचारणीय है। लेकिन इस दुनिया में जब जब क्रांतियां हुई हैं, जब जब इस निम्न वर्ग को यह लगा है कि नहीं हमारे साथ उच्च वर्ग घोर अन्याय कर रहा है, तो ये बहुत जल्दी यूनाइट हुए हैं और क्रांतियों को अंजाम दिए हैं। किसानों, छात्रों और मजदूरों से ही क्रांतियां इस दुनिया में संभव हो सकी हैं। साथियों, यहाँ मैं इतना और जोड़ना चाहूँगा क्योंकि जो हमारे देश का वर्तमान परिवेश है वो बहुत ही शोचनीय है। हमारे देश की जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकारें हैं ये दिग्भ्रमित हो चुकी हैं। इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी कोई दृष्टि ही नहीं है इनके पास। कोई रोड मैप है ही नहीं। ये अपने ऐशो आराम मौज मस्ती में इस तरह से लीन हो गई हैं कि जैसे मध्यकाल में राजागण अपने ऐशो आराम में मस्त होकर के पूरे राज्य का विनाश कर डालते थे। उस मुद्रा में हमारी सरकारें पहुंच चुकी हैं और इन सरकारों को जगाना होगा। तो वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महंगाई चरम पर पहुंचती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, चिकित्सा सुविधाएं अपने निम्नतम स्तर को प्राप्त हो रही हैं। फिर भी दिन रात महंगाई, दिन रात महंगाई। तेल के दाम है नित्य बढ़ते चले जा रहे, गैस सिलेंडर है
वो 15-15 दिन में दाम बढ़ रहा उसका। अभी सरकार ने 15 दिन पहले गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए थे। आज 1 सितंबर कल था, कल फिर 25 रुपये दाम बढ़ गए। तो यानी 15 दिन के अंदर 25 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ जाने से आम पब्लिक के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा, इसे सरकारें हमारी अनभिज्ञ हैं। तो सरकारें इतनी अंधी हो चुकी हैं, उन्हें मालूम ही नहीं। अरे आपके पास लाखों करोड़ों आते हैं, उस व्यक्ति से उसकी व्यथा पूछिए जो दिन भर मेहनत करता है और उसका 100 रुपया पूरा नहीं होता। तो हम जैसे हमारा व्यक्तिगत मत है, हम विचार करते हैं तो हमको ये एहसास होता है, और केवल हमको ही नहीं, हमारे साथी जो विचारक हैं या कुछ सज्जन लोगों से, कुछ बुद्धिजीवियों से हमारी वार्ता हुई तो सबका यही मत था कि हमारी जो वर्तमान सरकारें हैं वो एक विशेष सिद्धांत पर काम कर रही हैं, और वो सिद्धांत उनका यह है कि समाज में जो 3 वर्ग थे हमारे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, उसको बस 2 वर्गों में बांट करके रख देना है। यानी केवल उच्च वर्ग रह जाए और निम्न वर्ग रह जाए, बीच का जो मध्यम वर्ग था उसको समाप्त कर देना है। और मुझे भी लगता है कि जो सरकार की रीतियां नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इनकी जो नीतियां हैं, नित्य नए नए जो शिगुफे छोड़ते हैं, उनका अगर तटस्थ होकर के आप मूल्यांकन करें, उनकी समीक्षा करें, तो आपको भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि निश्चित रूप से यही तथ्य सही साबित हो रहा है कि ये सरकारें जो मध्यम वर्ग था समाज का, उसको भी मिटा करके निम्न वर्ग में लाना चाह रही हैं। यानी जो अमीर था वो और अधिक अमीर होता चला जा रहा है, और जो गरीब थे वो और अधिक गरीब होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो मध्यम वर्ग में आने वाले लोग थे, हमारे आप जैसे लोग थे, वो भी अब निम्न वर्ग की तरफ मुखातिब हो चुके हैं। सरकार इनको मोड़ चुकी है और धीरे धीरे कदम दर कदम उनको निम्न वर्ग में जाने के लिए विवश कर रही है। लेकिन साथियों, यहाँ मैं सरकारों को आगाह कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यदि स्थितियाँ ऐसी ही रहीं और सरकारों ने अपने इस सिद्धांत पर काम करना ऐसे ही जारी रखा, तो ये निश्चित है कि मध्यम वर्ग गरीब होकर के निम्न वर्ग में सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन तब निम्न वर्ग की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उसके सम्मुख जो उच्च वर्ग है समाज का, वो कहीं टिक नहीं पाएगा। और तब अगर निम्न वर्ग यूनाइट हुआ तो पलक झपकते सत्ता, पूंजी और सारे संसाधनों पर निम्न वर्ग का कब्जा हो जाएगा। जो कार्ल मार्क्स का दर्शन था वर्ग संघर्ष का, वो वर्ग संघर्ष यहाँ पर हमारे देश में भी आरंभ होगा, और जो लंबा चलेगा। और इस लड़ाई में, इस वर्ग संघर्ष में बहुत सी जानें जाएंगी और बहुत सी क्षति होगी। तो इतनी क्षति होगी, इतनी जानें जाएंगी, जिसका आकलन अभी से कर पाना ये संभव नहीं है। फिलहाल सरकारों को निश्चित रूप से अपना पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, अपने क्रियाकलापों पर ध्यान देना चाहिए, और ये जो अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही महंगाई है, इस पर विराम लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। नहीं तो ये निश्चित है कि आने वाले दिन में हमारे समाज से मध्यम वर्ग समाप्त होकर के निम्न हो जाएगा, और फिर समाज में 2 ही वर्ग रह जाएंगे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। फिर दोनों में जो संघर्ष, वर्ग संघर्ष आरंभ होगा, वो काफ़ी लंबा चलेगा, जिसका खामियाजा पूरे समाज को, राष्ट्र को, हर एक व्यक्ति को उठाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो अब हमारा भारतीय समाज जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों से और सरकार की गलत कार्य प्रणाली से अब ऊब रहा है, और धीरे धीरे समाज गुटों में, वर्गों में, जातियों में, विभिन्न सामाजिक संगठनों में, टुकड़ों में बट करके यूनाइट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, बट करके यूनाइट हो रहा है, यानी वो जातियों में, समूहों में बट रहा है। लेकिन वो बट किस लिए रहा है? बट रहा है सरकार से लड़ने के लिए, सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए लड़ रहा है, और इकट्ठा हो रहा है। वो जो संगठन बन रहे हैं समाज में, वो सरकार के प्रति जो उनकी नाराज़गी है, जो पब्लिक की नाराज़गी है, वो उनको यूनाइट करने पर विवश कर रही है।
और ये जितने वर्ग समूह दल बन रहे हैं ये बहुत जल्दी ही यूनाइट होंगे, एक साथ आएंगे और साथ मिलकर के सरकारों के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। तब सरकारों को इनका दबाव झेल पाना आसान नहीं होगा। तो क्योंकि जब जनता आती है, पब्लिक जब आती है सरकार के सम्मुख, तो सरकारें हिल जाती हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े तानाशाहों को अपनी गद्दी छोड़ करके भगना पड़ता है। जनता की पावर सबसे बड़ी पावर होती है और हमारे देश में तो लोकतंत्र है और हमारे देश में जनता को असीम पावर मिला हुआ है। जनता जिस दिन अपनी उस ताकत का एहसास कर ली, जनता जिस दिन अपनी उस ताकत को समझ जाएगी, उस दिन इस देश में योग्य और जो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं उनका शासन होगा। वे आएंगे और वे सत्ता संभालेंगे, वे जनता के वास्तविक सेवक होंगे। और फिर ये जो राजा रंक वाली ये बातें हैं, राजा रंक का जो ये भेद है ये मिट जाएगा और स्वामी और सेवक का भाव आएगा, उसका प्रसार होगा समाज में। स्वामी जनता होगी, सेवक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नौकरशाह, मंत्री, संतरी सारे लोग होंगे। तो जनता अब उठ चुकी है, इसलिए सरकारों को अपनी आंखें और कान खोल करके रखने चाहिए और अब वास्तव में सरकारों को सकारात्मक नज़रिया अपनाना होगा। केवल पूंजीपतियों के लिए काम करना वो बंद करें, अन्यथा जनता अब यही कहना शुरू कर देगी कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो अब ऐसे परिवेश में, ऐसी परिस्थिति में बार बार याद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी और उनकी वह कविता कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसका स्मरण बार बार हो आता है। तो आप सबके सम्मुख उस कविता को मैं रख रहा हूँ, जो कि रची गई है, लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। साथियों, कहा गया है कि सजा सिर्फ मुजरिम को मिले तो जुर्म घटता है। सजा सिर्फ मुजरिम को मिले तो जुर्म घटता है। सजाएं आम होने से खताएं कम नहीं होती। सजाएं आम होने से खताएं कम नहीं होती। इसको भी सरकारों को समझना होगा। तो सरकार ये मत समझे कि ये दबे कुचले निरीह गरीब लोग हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं बना बिगाड़ सकते। अरे ये लोग वो बारूद हैं कि जिस दिन यूनाइट हुए तो ऐसे परमाणु और हाइड्रोजन बम बनेंगे कि सरकार नहीं पूरी धरती को उड़ा देंगे, यानी पूरी धरती पर कब्जा कर लेंगे। तो सरकारों को अभी से मैं आगाह कर रहा हूँ कि जनता ये नारा बुलंद न कर पाए कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप जग जाएं, ससमय जग जाएं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो तानाशाहों, आप सिंहासन खाली करो, क्योंकि अब सबसे सुप्रीम पावर आ रही है, जनता आ रही है। जनता, हाँ मिट्टी की ये बोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब यंग यंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ये जो निरीह गरीब शोषित उपेक्षित जनता है, ये बहुत कुछ सहन करती है, अंत तक सहन करती है, आखिरी सीमा तक सहती है। लेकिन जब आखिरी सीमा भी क्रॉस होती नजर आती है, तब फिर वह कुदाल, फावड़े, लाठी, डंडे हाथ में उठा लेती है। तो जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब यंग यंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में।
अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुट चढ़ाती है, जब जनता नाराज होती है, जनता जब कोप करती है, सरकार के खिलाफ बगावत करती है, सत्ता के खिलाफ बगावत करती है, तो उसको और उसकी ताकत को रोक पाना सत्ता और सरकार के बस की बात नहीं होती है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रकुट चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कहा गया है साथियों कि हम राह चलो मेरे या रास्ते से हट जाओ, हम राह चलो मेरे या रास्ते से हट जाओ। अरे दीवार के रोके से दरिया कहीं रुकता है, तो उसी का भाव यहाँ पे रोया गया है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, अब्दों शताब्दियों सहस्त्रार का अंधकार, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न जय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। भारतीय संदर्भ में इसको आप सोचिएगा, इस पर मनन कीजिएगा। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। यानी कि लोकतंत्र है हमारे देश में, और लोकतंत्र में वास्तविक राजा कौन? राजा तो कोई होता ही नहीं, लेकिन वास्तविक सत्ता और वास्तविक ताकत अगर किसी के पास होती है, वास्तविक अगर कोई स्वामी होता है, कोई मालिक होता है, तो वो जनता होती है। और जनता अपने राजा और अपना शहंशाह नहीं चुनती, वो अपने लिए सेवक चुनती है। फिर वो चाहे ग्राम सभा के सदस्य हों, चाहे प्रधान हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, ये जनता के सेवक हैं, न कि उनके शहंशाह राजा। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। वाह दिनकर जी, देवता कौन है? हमारे मजदूर किसान देवता हैं, जिनको कि आज सरकारों ने विवश कर दिया है रोड पर रात बिताने के लिए, चाहे ठंडी की ऋतु हो, गर्मी की ऋतु हो, चाहे बरसात हो रही हो। सरकारों ने विवश कर दिया है हमारे देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, मजदूरों को, किसानों को, माँ बहन बेटियों को। वे सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। निराला की कविता आपने सुनी होगी, वह तोड़ती पत्थर, तो उसका भाव यहाँ आया हुआ है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अरे उन देवताओं से हमको क्या लेना देना जिन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे लिए तो वही किसान, मजदूर, कामगार, वही सब कुछ हैं, देवता हैं, आराध्य हैं। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस दिन सजा अपराधियों के साथ ही सज्जनों को मिलना भी शुरू हो जाएगा, जिस दिन सजा अपराधियों के साथ सज्जनों के लिए भी निश्चित कर दी जाएगी, उस दिन वानप्रस्थ सन्यासी भी शस्त्र उठा लेगा। इसलिए किसानों और मजदूरों को बहुत
अधिक परेशान मत कीजिए, उनके धैर्य की परीक्षा ना लीजिए, क्योंकि एक दूसरी कविता में हमने पढ़ रखा है कि किसान और मजदूर जब परेशान हो जाता है तब वो विवश होकर के सत्ता से, सत्ताधीशों से, तानाशाहों से सीधे प्रश्न करता है, सीधे चेतावनी देता है कि मेरी जहालत की ज़िंदगी को आखिर तक ना खींचिए जनाब, मेरी जहालत की ज़िंदगी को आखिर तक मत खींचिए जनाब, नहीं तो किसान इन्हीं फावड़ों से कब्र भी बनाते हैं, नहीं तो किसान इन्हीं फावड़ों से कब्र भी बनाते हैं। तो साथियों, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से समाज, देश, दुनिया के हित के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मुझसे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा हूँ। सीमित संसाधनों में, अपनी सीमित व्यवस्थाओं में मैं इस दुनिया, समाज, देश को अधिकतम देने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। और आप सबसे इस हेतु विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सबसे भी जो बन पड़े अपने अपने स्तर से देश, समाज, समय की बेहतरी के लिए, वो आप सब भी कीजिए, क्योंकि सबको करना है। देश, दुनिया, समाज सबका है और सबको इसकी बेहतरी के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए। अगर अपने देश के संदर्भ में हम बात करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने भी गत दिनों में अभी बयान दिया है कि बुद्धिजीवियों का इस समय यह दायित्व हो गया है कि वे सम्मुख आकर के सरकार की गलतियों को, सरकार की नाकामियों को और सरकार के झूठ को उजागर करें, जनता को बताएं कि सच्चाई क्या है और गलत क्या है। सरकारें जब झूठ बोलने पर आमादा हो गई हैं, झूठे रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही हैं, ऐसे में यदि जनता को, देशवासियों को सत्य कोई बतलाने वाला है, सच्चाई से अवगत करवाने वाला कोई है, तो हमारे आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं। इसलिए अपने दायित्व को समझते हुए और समय के दायित्व को अपने कंधे पर स्वीकार करते हुए इस रण क्षेत्र में धमकिए। आप इस तरह से यहाँ आएंगे कि अगर कुछ बुद्धिजीवी, हालांकि तमाम सारे बुद्धिजीवी आकर के सोशल मीडिया से या प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, लेकिन यदि हम आप सभी लोग ऐसा करते हैं तो सरकारों और सत्ता में वो दम नहीं होता कि वह हमारी आपकी आवाज़ को दबा सकेंगे। और यहाँ जनता मालिक रही है, जनता फिर से मालिक होगी। मालिकाना हक अगर इस देश में, इस दुनिया में, इस समाज में किसी का है तो वो जनता का है, पब्लिक का है। इसलिए आप सभी से बार बार निवेदन है कि हमारी इस छोटी सी मुहिम में आप सब भी जहाँ तक हो सके सहयोग करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करवाने की कोशिश करें। आप सब भी अपने स्तर से अपना योगदान करें। आप सभी के हम आभारी रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।